हाँ तो दोस्तों, काफ़ी लोगों के माइंड में चल रहा है कि भाई सीटेट एग्ज़ाम तो मेरा नज़दीक आ गया है, क्या करे कि भाई अच्छा नंबर आए और 100% आपका जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करें वो सही जाए। कैसे करें, ये माइंड में आपको हमेशा सता रहा होगा कि कैसे एग्ज़ाम करें कि मेरा आपकी बार सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैथ पेडागोजी को कैसे करिएगा कि आपका मैथ पेडागोजी में जो स्कोर है वह काफ़ी बेटर हो और 100% क्वेश्चन जो है वह आपका सही चला जाए। तो शुरू करते हैं। और मेरे दोस्तों, मैं बात बताना चाहता हूँ शुरू करने से पहले कि कभी भी मैं जिस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ उसी प्रकार से यदि आप हल करेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका मैथ पेडागोजी काफ़ी बेटर स्थिति हो जाएगा। तो आज इस सेशन में मैं 2 शिफ्ट का लिया हूँ, एक 27 दिसंबर का पेपर और एक 24 दिसंबर का पेपर लेकर के आया हूँ। और ये दोनों शिफ्ट आप लोग के लिए स्पेशल लेकर आया हूँ कि कैसे करें। अब ये समय नहीं है दोस्तों, मैं आपको वीडियो क्वेश्चन कराने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोग जा रहे हैं सीटेट के एग्ज़ाम देने, अब समय नहीं है कि आप पूरा का पूरा देख लें। लेकिन दोस्तों, एक वीडियो आपका ये जीवन बदलेगा, क्योंकि कैसे सोल्व करना इसमें सीखना है दोस्तों। 2 शिफ्ट का टोटल 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ। शुरू करते हैं क्या? चलिए, प्रथम क्वेश्चन ध्यान से करना है। सबसे पहली बात कि प्रथम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या कहता है कि जीन पियाजे द्वारा दिए गए ज्ञान के क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो मेरे दोस्तों, जीन पियाजे तो आप लोग सीडीपी में पढ़े हैं और भैया ये गणित में क्यों घुसा दिया जीन पियाजे? ऐसे ही परेशान करते रहते हैं वैज्ञानिक लोग। तो मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, डायरेक्ट आंसर पर आना पड़ेगा आपको कि जीन पियाजे द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में एक कथन बताए थे। उस कथन को याद रखना होगा कि संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है। ये माइंड में याद रखिए या नोट कर लीजिए, कभी भी आएगा संख्याएं तर्क संगत गणितीय ज्ञान में आती है। किसने बोला? तो जीन पियाजे ने। क्योंकि संख्याएं वे संबंध है जिनकी रचना बच्चा अपने मन में करता है। भैया मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गणित वाला क्वेश्चन जीन पियाजे वाला बोले तो इससे छोड़ के दूसरा आंसर आ ही नहीं सकता है। तो आप लोग इसको नोट कर ले तो बेटर है। कैसे? अब भैया आप कहिएगा कि सर कुछ ट्रिक बताइए कि हम लोग को हमेशा याद रहे। तो बस यही एक ट्रिक है कि बच्चे के मन में संख्या अपने आप उत्पन्न होता है। लिखा हुआ है कि जिनका रचना बच्चा अपने मन में करता है। संख्या का जो रचना है बच्चा क्या करता है? अपने मन में करता है। किसने बोला? तो आपका पियाजे साहब हो जाएंगे। बताए कि क्वेश्चन मजेदार है कि नहीं। तो मैं जिस प्रकार से बताऊंगा उसी प्रकार से आप करें तो डेफिनेट रूप से आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और एक शिक्षक अपने छात्र को विभिन्न भुजाओं के माप वाले वर्गों को कट आउट दिखाती है। अच्छी बात है भाई। वह उसको ग्राफ पेपर पर वर्गों को रेखांकित करने और रेखांकित वर्गों को गिनने के लिए भी कहती है। ठीक है। साथ ही छात्रों को उनके द्वारा रेखांकित किए गए खानों की संख्याओं और भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहती है। तो निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है? मेरे दोस्तों, मैं बताऊंगा तो आप अचंभव हो जाएंगे कि सर आप पकड़ते कैसे हैं। मैं बताता हूँ कैसे पकड़ते हैं। टीचर ने पहले क्या किया? कट आउट दिखाता है। नियम नहीं ना दिखाया। पहले टीचर क्या किया? लेक्चर दिया और कट आउट दिखाया और दिखाने के बीच क्या किया? भुजा और लंबाई के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए कहा। तो ये संबंध स्थापित करना एक प्रकार का क्या है? नियम हो जाएगा। और एक कट आउट दिखाना क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। तो उदाहरण से नियम की ओर कौन सा नियम होता है? आगमन विधि होता है। और सबसे बेटर विधि मानी जाती है शिक्षण पद्धति का। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं, संयोगवश आप टीचर बनते हैं,
और आपका गॉड का आशीर्वाद रहेगा तो डेफिनेट रूप से आप टीचर बनेंगे। तो आप कभी भी बच्चों को आगमन विधि में पढ़ाइएगा, सबसे बेटर विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आए, जवाब देते चलिएगा और कैसे हो रहा है उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, गणित के शिक्षण और अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग के बारे में क्वेश्चन किसके बारे में बोला? प्रौद्योगिकी का प्रयोग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? बताएं, प्रौद्योगिकी के बारे में कौन सा कथन सही है? भैया मजेदार क्वेश्चन है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग गणित के अध्यापक को महत्व को कम कर देता है। यहाँ नेगेटिव बात बोला, गोली मार देंगे इसको, हटाइए। प्रौद्योगिकी गणित ही नहीं है, मेरी बात सुनिए। प्रौद्योगिकी क्या है? गणित नहीं है, ये बात सही बोला। यह केवल गणित करने की एक विधि है। आपके सर यहाँ पे तो नेगेटिव बोला, लेकिन मेरे दोस्तों ये नेगेटिव नहीं है। ये बोला क्या है? प्रौद्योगिकी जो है वह गणित नहीं है। क्या है? तो यह गणित करने की एक विधि है जो प्रौद्योगिकी कहलाती है। मेरे दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा कि प्रौद्योगिकी क्या है, तो गणित करने की एक विधि है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन और काफ़ी बेटर सेशन लेके आया हूँ जिसमें आप लोग आप अपना स्तर बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि अगर आप 30 में बताइए, पहले कमेंट करके कि कितना सही जा रहा है, उसके अनुसार आपका औसत चेक होगा। कमेंट करिएगा कि आपका 30 में कितना गया, क्योंकि आज का सेशन काफ़ी बेटर सेशन और उसको कहते हैं क्रिटिकल सेशन, मज़ेदार सेशन लेके आया हूँ ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको टक्कर लेने में मज़ा आ जाएगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बोलता है, एक प्राथमिक कक्षा में गणित के अध्यापक ने योग पर आधारित निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न श्याम पट पर लिखा। ठीक है भाई, आप एक टीचर बन गए। श्याम पट पर आप 2 प्रश्न लिखे, एक यहाँ है एक यहाँ है। मैं बताऊंगा जो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे, आज से लेकर के जब तक आप एग्जाम देंगे या जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एक थैले में 11 गेंद है और दूसरा थैला में कितना है? 14 है, तो कुल मिलाकर कितना होगा? तो मैं आपको बताता हूं जिससे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो मिलाने की बात करें, क्या कहेगा? मिलाने की बात करें तो समुच्चयन जाएगा, याद रहेगा। मिलाने की बात करें मेरे दोस्तों तो समुच्चयन जाएगा, माइंड में याद हो गया। दूसरा, एक खिलौना का मूल्य 245 रुपया है, ठीक है भैया। यदि उसके मूल्य में 50 रुपया वृद्धि कर दे तो कभी भी वृद्धि कहेगा तो संवर्धन होगा। वृद्धि के लिए संवर्धन और मिलाने के लिए समुच्चयन। ठीक है, तो मिलाने की बात, फर्स्ट क्वेश्चन में मिलाने की बात कहा तो समुच्चयन, दूसरा क्वेश्चन में वृद्धि कहा तो संवर्धन। संवर्धन मतलब ही होता है वृद्धि। तो बता दीजिए आप लोग उत्तर, निम्नलिखित में क्या उद्देश्य प्रदर्शित हो रहा है? बताए ऑप्शन के अनुसार। एक सेकेंड, तो ये तो समुच्चयन और संवर्धन देगा तो आप आसानी से कर लेंगे। उत्तर पर आइए, अब क्या करना है, इसमें कौन सा जा रहा है? गणितीय योग की संरचना को समझने का योग के अवधारणाओं का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होना। तो एक तो हो गया समुच्चयन परिस्थिति, एक हो गया संवर्धन परिस्थिति। तो विभिन्न परिस्थिति हो गया समझने के लिए योग बनाना। लेकिन मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में मैं आपको डेफिनेट रूप से बोलता हूँ कि इस प्रकार का आंसर नहीं दे करके बोलेगा एक वाला जो है समुच्चयन हो रहा है और 2 वाला संवर्धन हो रहा है, इसी प्रकार से बोलेगा। चलिए अगला प्रश्न। तो प्रश्नों को सीखे, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का विचार है कि विद्यालयों में गणित के उस स्थितियों में होता है जहाँ पे छात्र पेपर पेंसिल तकनीक आपका गलत जाता है, गोली मारिए इसको। सूत्र एवं कार्य विधि आपका गलत जाएगा मेरे दोस्तों, है ना। छात्र को अपने जीवन के अनुभव का भाग,
है ना, जीवन के अनुभव के भाग जैसा देखते हैं और अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं, बहुत बेटर है। परीक्षा वाली बात सफलतापूर्वक, ये सब गलत जाता है, तो ऐसे करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका कूट है, पिछली बार मैं कूट में ही गलती कर दिया। देखिए मैं पहले कूट को देखता हूँ कि कितना सही करना है, तो 2 से 3 प्रश्न को सही करना है, 4 नहीं करना है। तो 2 से 3 हम करेंगे, कौन सही हो रहा है चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट बात बोला क्या, गणित में क्या चीज़ के बारे में बोला है, पहेली के बारे में। पहेली क्या सहायता करता है मेरे दोस्तों, गणित में रोजमर्रा के विवेचना के बीच में संबंध स्थापित करता है। पहेली जो होता है ना, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा होता है, ठीक है। बच्चे के गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकास करता है, तो ये बहुत बेटर वर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अध्यापक का कार्य कम करने में श्याम पट पर हल करने के लिए एकता को समाप्त करता है। भाई अध्यापक का काम कम करेंगे मेरे दोस्तों, ये तो कामचोर वाली बात हो गई। अनुशासन वाली बात, यहाँ पे हिटलर नीति नहीं अपनाना है बच्चों के साथ। तो आपका 1 और 2 ही केवल जाइएगा, जा रहा है सही, आसानी से करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जो जैसे मैं कर रहा हूँ ना, उसको ध्यान रखे। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न बोलते हैं प्रतिमान। मैंने आपको पैटर्न का फिगर भी बताया, एक महत्वपूर्ण गणितीय अवधारणा है, क्योंकि पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न देखने में आकर्षक होता है मेरे दोस्तों। आकर्षक आपका गलत है, आकर्षक से कोई माने मतलब नहीं है। पैटर्न बनाने के लिए विविध सामग्री का उपयोग किया जा सकता है, तो उपयोग किया जा सकता है नहीं किया जाता है, ये गलत बोला। आगे ये जो सही होगा वैसे ही मानेंगे ना। चलिए, पैटर्न अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, गलत बात। पैटर्न जो होता है अधिगमकर्ताओं में बीजगणित की आधारभूत अवधारणाओं को विकसित करता है। याद रखिएगा, कभी भी पैटर्न का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर में जो होगा वह बीजगणित वाला आंसर जाएगा, क्योंकि पैटर्न की पढ़ाई बीजगणित की अवधारणा को मजबूत करने के लिए होता है। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं और काफ़ी मज़ेदार है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, लेकिन आप लोग एक बार शेयर करके आ जाइए, एक बार अपने दोस्तों को शामिल तो कर लीजिए, तब देखिए क्लास में और मज़ा आएगा कि आप कितना सही कर रहे हैं और आपके फ्रेंड कितना सही कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और जवाब देने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। भाई गणित के शिक्षक ने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखा। क्या रखा, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या बनाने के लिए कोई भी 4 अलग अलग अंकों का उपयोग करो, परंतु शर्त है कि अंक 6 इकाई के स्थान पर होना चाहिए। 4 अंक की संख्या बनाइए, लेकिन शर्त है मेरे दोस्तों कि इकाई के स्थान पर हमेशा 6 होना चाहिए। तो बताइए आप लोग कौन सा जाएगा उत्तर। खुले सिरे वाला प्रश्न है नहीं दोस्तों, क्योंकि इकाई पर बोलना है। प्रश्न को हल करने के लिए आंकड़ा अपर्याप्त है नहीं दोस्तों, अपर्याप्त गलत हुआ। प्रश्न एक अनन्य उत्तर है, मैंने प्रश्न का अनेक उत्तर है, बहुत सारे उत्तर है, जिस पर पहुंचने के लिए तर्क संगत चिंतन की आवश्यकता है। आपका क्या सर चिंतन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 रखना है, तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे भाई क्या। तो आपका उत्तर चला गया, इकारा समय नष्ट हो जाता है भाई। ऐसे ऐसे प्रश्नों को गोली मार दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्रों द्वारा नैदानिक जर्नल लिखना। जर्नल बोले तो जो भी अपनी दैनिकी है उसको लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो कि केंद्रित है। तो जर्नल लिखना किस पर केंद्रित है, ये माइंड पर बैठा के रखना है। तो छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए वह गणित में शिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करे। बहुत अच्छी बात बोला, कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला। कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली समान समस्या को संबोधित करना, ये बात समान वाली बात हो रहा है, अब विशिष्ट वाली बात गलत हो गया। छात्रों को गणितीय भाषा में सुधारने पर, मेरे दोस्तों छात्रों को कोई भी चीज़ को सुधारने पर अगर जोर देते हैं तो भी गलत होता है। छात्रों को प्रश्न हल करने के कौशल को सुधारने नहीं, 2 सुधारना हो गया, इसलिए तो ऑलरेडी गलत हो गया। आपका सबसे बेटर रह जाएगा। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत में ही बोला
कि सीटेट में आप मैथ कैसे करिएगा उसको मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान देते चलिए कैसे हो रहा है। एक प्रारंभिक विद्यालय के गणित के अध्यापक ने निर्णय किया कि वह ज्यामितीय आकृति पर कोई इकाई योजना बनाएगा, उसे निम्न प्रत्याशित अधिगम परिणाम लिखे। ठीक है, तो ये लगता है कि ये शायद कूट है, और कूट नहीं है दोस्तों, इसको देख करके जवाब देना है। विविध आकृतियों को पहचानना, विविध आकृतियों के बीच अंतर करना, विविध भुजाओं और कोण और शीर्ष की पहचान करना। मेरे साथियों, प्यारे साथियों, सुन लीजिए, अगर ये चीज है, आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब ज्यामिति का है, आकृति को पहचानेगा, अंतर करेगा, भुजा, कोण और शीर्ष का पहचान करना, ये वेन हिले साहब विश्लेषण में बोले थे। और मेरा एक ट्रिक है जो आप याद रखिएगा, कभी भी भुजा और कोण और शीर्ष के बारे में बोले तो यह वेन हिले साहब का विश्लेषण स्तर में 100% चला जाएगा, ये गारंटी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आप डिफरेंट रूप से विश्लेषण स्तर करके आए, और विश्लेषण स्तर जो होता है स्तर 1 में जाता है। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, उसको माइंड पर बैठा करके रखिए, क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम आपके सर पर मंडरा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बच्चों में संख्यात्मक बोध 10 तक विकास करने के लिए अंतिम चरण है? बताइए, 10 तक संख्या सिखाने का अंतिम चरण बताना है। मेरे दोस्तों, संख्या के क्रम से अधिगम, ये बात गलत ही बोला, संख्या को पढ़ने और लिखने में अधिगम। देखिए, 10 तक गिनती कराने का अंतिम चरण क्या है कि बच्चा उसको पढ़ सके और बच्चा उसको लिखना सीख जाए, वही अंतिम चरण है। 10 तक गिनती कराने का अंतिम चरण, चाहे वह कोई भी अंक तक गिनती कराने का अंतिम चरण पढ़ना और लिखना सीख जाए, तो समझिए कि बच्चा का अंतिम चरण आ गया है। अब उसको आगे की सिखाने की आवश्यकता है। एक शिक्षक ने बच्चों को निम्नलिखित अधिविन्यास दिया। क्या दिया भैया? पढ़ेंगे प्रेम से। तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका क्षेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया है। उसे एक पत्र या व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है। आप चित्र का भी उपयोग कर सकते हैं। तो बताएं क्या उत्तर होगा। अगला बात बोल रहा है इसी में कि गणित में इस प्रकार का जो कार्य देने का प्रयोजन क्या है। मेरे साथियों, आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो सीटेट एग्ज़ाम से काफ़ी लोग यूट्यूब पर भ्रम फैला रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड हो रहा है, तो मेरा बात एक ही सुन लीजिए। क्या है कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम निकालते हैं तो आप मास्टर बनेंगे, और मास्टर बनने के लिए मेरे दोस्तों आपका माइंड होना चाहिए उस प्रकार से, तभी आप मास्टर बन पाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका माइंड का टेस्ट ले रहा है, और आप माइंड का टेस्ट देने में क्या पीछे हटेंगे? क्या पीछा कभी नहीं हटना है दोस्तों। क्या कह रहा है कि पढ़ाई गई अवधारणा के बारे में बच्चे के समझ को जानना बहुत अच्छी बात है। बच्चा के समझ को जानेंगे तब ना भाई पढ़ा पाएंगे, ये तो सही बोला। अनुपस्थित विद्यार्थियों को छूटे हुए कार्य को सहायता करेंगे। भाई कोई भी विद्यार्थी अगर नहीं आ रहा है आपके कोचिंग में और 5 दिन के बाद आया, कहा सर फिर से पढ़ाइए, तो गलत बात है, क्योंकि जो पढ़ लिया वो तो उब जाएगा। छात्रों को सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है? नहीं दोस्तों, छात्रों में गणित के संचरण में वृद्धि करना, ये सबसे बेटर। आपका उत्तर मात्र 2 ही उत्तर सही करना था कूट के हिसाब से, इसलिए आपका जो सही गया 1 और 4 पर गया। और जिन व्यक्तियों ने 1 और 4 किया है उन सभी भाइयों का सही जाते हुए आगे बढ़ते हैं। भैया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, व्याकलन माने घटाव। यहाँ पे देखिए घटाव वाली बात हो रही है, बहुत सारी बात बोला गया है यहाँ भी घटाव वाली बात हो रही है। तो बताइए कौन सा कथन सही है।
आइए सही पर करते डायरेक्ट। यह युक्ति गलत है, गलत बात बोल दिया। यह औपचारिक कलन विधि है और विद्यार्थी को गणित सोच प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है। कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला, तो आप आसानी से इसको कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कहिएगा क्या युक्ति का उपयोग में विद्यार्थियों को शून्य अंक मिलेंगे? क्या ये इस प्रकार से बच्चा करेगा तो क्या उसको आप लड्डू नंबर दीजिएगा, 0 नंबर दीजिएगा? नहीं दोस्तों, गणित में कभी भी बच्चों को 0 नंबर नहीं देना है। तत्कालिक अनुमान आपका गलत जाता है। अगला प्रश्न है और परसेंटेज का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पर मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हिट होगा, मज़ा आ जाएगा सुन करके। मान लीजिए कि आप एक गणित के परीक्षा में बैठे और आपका 78% अंक मिला। कितना मिला? 78%। तो जब आपको 78% अंक मिला तो ये परीक्षण क्या कहलाएगा? तो परसेंट वाला क्वेश्चन आए ना तो मानक मारिएगा। मान लीजिए आपके मैट्रिक में 78% है, जितना परसेंट है मेरे दोस्तों, कभी भी परसेंट की बात करें तो मानक मारिएगा। कभी भी अंक की बात करें, जैसे कि मेरा नंबर, चाहे आपका नंबर मैं लिख देता हूँ, आपका नंबर मैट्रिक में 370 नंबर है, तो नंबर की बात करें तो मानदंड होगा। अब परसेंटेज की बात करें तो मानक होगा, याद रखिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिए। ये अंक की बात करें तो मानदंड होगा, परसेंटेज की बात कहा है, इतना परसेंटेज अंक, परसेंट की बात हो रहा है तो मानक होगा। नंबर की बात करें, संख्या की बात करें तो मानदंड। ये दोनों बात को याद रखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपके लिए हिट है। और ये शायद आपका कूट है, और कूट को आराम से करना है, क्योंकि भैया इसको क्रम में सजाना है। क्या चीज़ के बारे में? तो 3 डायमेंशनल आकृति को संकल्पना को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में क्रम दिया गया है। बताइए, 3 डायमेंशनल माने 3D, 3D के बारे में बताना है कि क्रम में इसको सजा देना है आप लोगों को। चलिए भाई सजा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो क्रम वाला क्वेश्चन आपका रिपीट करता है, पूछता है। सबसे पहले क्या करेंगे? तो खेलने वाली चिकनी मिट्टी के त्रिआयामी आकृति की रचना करेंगे, ताकि ये क्या होगा, सबसे पहले मूर्त से शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 2 आकृतियों को तुलना करेंगे कि कौन किसमें समानता है, कौन असमानता है। आकृति जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि जाल के प्रयोग से आकृति बना लेंगे फिर से, और बाद में ज्यामितीय उपकरण जैसे परख, रेखनी, रूलर का प्रयोग करके आकृति की रचना करेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। एक क्रम था, आपका उत्तर ए पर गया। अब अगला शिफ्ट का भी देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको वादा किया हूँ कि मैं इसमें 2 शिफ्ट का प्रश्न कराऊंगा, और कैसे हो रहा है उसको देखना था आपको, ठीक है। तो ये 24 दिसंबर का है। आइए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप सभी एक बार लाइक कर दीजिए, काफ़ी मज़ेदार सेशन है। हाँ, तो कक्षा 5 में, एक सेकेंड थोड़ा सा मैं टाइम देख लेता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, कक्षा 5 में गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित शाब्दिक समस्या दिया। क्या दे दिया भाई? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 संतरे को 3 बराबर पंक्तियों में बांटिए, तो 5-5 को बांट देंगे। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 15 संतरे को 5 संतरे में बांटिए, तो 3-3 को बांट देंगे। तो ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बन सकता है? तो दोनों भाग वाला प्रश्न है, ठीक है। तो कह रहा है कि दी गई स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? 2 शाब्दिक समस्या को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, गलत बात बोला। अध्यापक को भाग की संरचना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शाब्दिक समस्या के प्रारूप और उप प्रारूप स्पष्टता, बहुत अच्छी बात है, कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला, ठीक है। चलिए, दोनों समस्याएं भाग संरचना के अंतर्गत बराबर विभाजन पर आधारित है। दोनों का क्या बराबर आंसर था? नहीं था। गुणन वाली बात हो रही थी, पहाड़े वाली बात, याद करवाने वाली बात, गलत है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी संख्यात्मक कौशल की वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा शास्त्रीय रणनीति नहीं है? मैंने दोस्तों बुनियादी साक्षरता के विकसित के लिए, संख्यात्मक के लिए निपुण भारत चलाया जा रहा है, आपको पता है निपुण भारत के बारे में। हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना, ठीक है। संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग करना, केवल संख्यात्मक ही नहीं जाएगा, शाब्दिक भी जाएगा। कहानी कविता लेख का उपयोग, बहुत अच्छा बात है। मातृभाषा में निर्देश, देखिए निर्देश गलत होता है लेकिन मातृभाषा में कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नेगेटिव वाली बात आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा मजेदार है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के आकृति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में अत्यधिक उपयुक्त क्रियाकलाप को पहचानिए। आकृति के बारे में सबसे उपयुक्त बताना है। तो बच्चों के चारों ओर विभिन्न वस्तुओं पदार्थों के संबंधित अनुभव को साझा करने के लिए अवसर देंगे। आकृति क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे क्या कि चारों बगल देखो, जो भी आपको आकृति दिखाई दे रहा है क्या है, वो सब आकृति है। तो ये वास्तविक जीवन वाली बात हो गया। तो आपका सबसे बेटर, आपका उत्तर ए पर ही जाएगा। बी में आपका चार्ट है, सी में आपका श्यामपट आपका गलत है, परिभाषा है, ये सब आपका गलत गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इनमें कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? पता है समस्या समाधान में कौन सा शामिल नहीं है? अविवेकी और अविवेचित कलन विधि का विकास। अ माने न, तो नेगेटिव बात, वो भी कलन वाली विधि का विकास। अविवेकी कलन विधि, तो सबसे पहले गलत बोला भाई, नेगेटिव बात बोला, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राधा के पास 450 रुपया और सीना के पास 550 रुपया। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना अधिक है? अधिक वाली बात बोला, मतलब क्या होगा, घटाव होगा। एक बच्चे को उपयुक्त शाब्दिक समस्या हल करने के लिए कहा गया, बच्चा जोड़ दिया। अधिक माने जोड़ दिया, कितना अधिक है तो उसमें घटाव होता है, बच्चा क्या कर दिया, जोड़ दिया। इस प्रकार के लिए संभावित क्या कारण होगा, उस बच्चा में क्या कमी है, ये बताना है आप लोगों को। क्या कमी है कि वो जोड़ दिया है, बताए। तो बच्चे ने अधिक शब्द को योग समझ लिया है, जिसके कारण वह जोड़ दिया है। मेरे दोस्तों गलती यही ना किया, बच्चा अधिक मतलब क्या समझा कि जोड़, इसलिए वो गलत कर दिया। अगला प्रश्न, अब भाई क्वेश्चन कहता है, मजा आएगा कि स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पहले छात्र को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण कराने चाहिए। इस प्रकार का क्रियाकलाप का प्रयोजन क्या है? तो अगर मूर्त से कराएंगे तो बेटर होगा मेरे दोस्तों। मूर्त से कराएंगे तो उसका अनुभव होगा। छात्रों को उत्तम प्रेरक कौशल सुधारना, उत्तम बात ही गलत है। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वस्तुओं को बनाने में सहायता करना ठीक ही है, या दी गई आकृतियों को पहचानने में सहायता करना, ये भी सही है। लेकिन मेरे दोस्तों समूहीकरण और समूहीकरण बात, स्थानीय मान की प्रणाली एवं समूहीकरण वाली बात यहाँ पे कह रहा है। तो जो बात क्वेश्चन में कहा वही बात यही क्वेश्चन में कह रहा है, यही करके आइएगा। आपका 100% नहीं 98% में बताता हूँ कि सही जाता है। जो क्वेश्चन में कहे वही ऑप्शन में कहे तो अधिकांशतः वो सही जाता है कि नहीं। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। दो पूर्ण संख्या का योग एक पूर्ण संख्या होता है, क्या कहलाता है? सनवाड़ा गुण कहलाता है। नोट करना पड़ेगा इसको। अगला प्रश्न है, वैन हीले के बारे में बोलना है। वैन हीले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है, क्योंकि सुनिएगा, यह आकृतियों को विश्लेषण दृश्य कौशल को विकसित करने का आधार है। बहुत अच्छी बात है। स्मरण गलत है, अंक प्राप्त करना गलत है, पहेली वाला बात नहीं बोला वैन हीले भैया, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिएगा। एक अध्यापक अपने छात्रों को कोई 4 अंकों का उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते इकाई के स्थान पर 5 आना चाहिए, है ना। 5
करना होगा या उदाहरण क्या होगा। तो इकाई के स्थान पर जब 5 निश्चित कर दिया तो निश्चित कर दिया, नियत कर दिया, तो जब नियत माने क्या, नियतकालिक प्रश्न। अभी अभी मैंने बोला कि जो बात क्वेश्चन में कहे वही ऑप्शन में कहे तो सीटेट 98% उसको सही मानता है। अगला है कि भाई दशमलव संख्या को प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अति उपयुक्त होगा। भाई दशमलव वाली बात कभी भी आएगा, जैसे कि 5.324, तो कभी भी मेरे प्यारे साथियों नोट कर ले, दशमलव वाली बात आए तो ग्रीड पेपर या ग्राफ पेपर करके आइएगा, आंख बंद करके। ग्रीड पेपर ही ग्राफ पेपर को कहते हैं, ठीक है। मजेदार है ना भाई। हम कभी भी, मैं आपको भटकाऊंगा नहीं, नहीं मैं आपका समय खाऊंगा। मैं जितना भी बता रहा हूँ आपका माइंड का विकास होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम में है कोई क्वेश्चन टकराने वाला नहीं है, लेकिन आपके माइंड का अगर विकास हो जाता है क्वेश्चन से तो वहां पकड़ने का क्षमता बढ़ जाएगा और आप सीटेट बेटर नंबर से पास करेंगे। एक बार लाइक बनता है दोस्तों। गणित के संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है। भैया बताइए कौन सा उचित है। ये भी कूट दिया है क्या, चलिए उचित बताना है। तो गणित में समस्या को हल करने के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में दी गई कलन विधियों को अपनाना गलत जाता है। गणित केवल संख्या कौशल की अवधारणा के बारे में है, गलत बात है। गणित में प्रश्नों को समस्या हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना अच्छी बात है। तो इसमें केवल सी जाएगा भैया, आप सी करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, एक बस की संख्या दिया हुआ है 405 नंबर बस का नंबर कितना है, 405 नंबर, जो कहाँ से कहाँ चलता है, ए से बीच के बीच चलता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में किस प्रकार की समस्या के चित्रण का उपयोग किया गया है, बताए किस प्रकार के चित्रण का प्रयोग किया गया है। प्रक्षेपित संख्या, क्रम सूचक, गणना, नामित हो गया है। बस का नंबर कितना है, बस का नंबर है 405 नंबर बस। तो क्या है, नामित है, अंकित है, इसी को कहेंगे बस नंबर नामित अंकित संख्या 405 से आपको यहाँ से यहाँ तक प्रस्थान करना है। इस प्रकार से होता है दोस्तों, बस दिमाग लगा देना है थोड़ा सा, कुछ नहीं है सीटेट। अगला प्रश्न, अशुद्धियों अधिगम का एक आवश्यक अंग है। यह अशुद्धि क्या है, अधिगम का एक आवश्यक अंग है। ये बात गलत है, नहीं दोस्तों सही बात है, सत्य है, क्योंकि छात्रों को शिक्षक के दोनों के लिए अवसर उपलब्ध कराता है और आप अपनी अशुद्धियों को विश्लेषण करें और उनको प्रभावपूर्ण रूप से संबोधित करें। बहुत अच्छी बात बोला। अशुद्धियाँ तो भाई होते रहता है जीवन में, गलतियाँ तो सबसे होती है ना, यहाँ नहीं बोला है, असत्य बोला है। सबसे बेटा आपका उत्तर बी पर गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में उच्चतर उद्देश्य कौन सा है। तो उच्चतर उद्देश्य की बात करें तो बच्चों को प्रवीण बनाना नहीं है उच्चतर उद्देश्य। रोजगार वाली बात कहे भी, कभी भी कहे तो गलत जाता है। बच्चे के मस्तिष्क के गणितीय करने के लिए आंतरिक संसाधनों को विकास करना ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 बोलता है। बच्चों के मस्तिष्क का क्या करना है, गणितीयकरण करना है। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न है और मैं आपको टाइम बता देता हूं कि 30 प्रश्न आपका 33 मिनट में मैंने खत्म किया और काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, आप लोग देखे हैं और आपसे क्वेश्चन से मुलाकात हुआ है। एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती है। इस दावे के लिए निम्नलिखित में आंकड़े की सहायता लेंगे, बताएं। मेरे प्यारे साथियों, ये गलत बात बोला कि नहीं बोला, क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इसको क्या करेंगे, जेंडर वाली बात हो रही है तो जेंडर और गणित में विविध शोध का अध्ययन वाली बात है, आपका उत्तर जेंडर पर चला जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन इसमें नेगेटिव है, तो ये जेंडर वाली बात हो रही है और ये इस पर शोध होना जरूरी है, तभी लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा कि सभी को समान नंबर आ सकते हैं, अधिक आ सकते हैं, किसी को कम भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है
कि आप भाई अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि पता चले कि यूट्यूब के दुनिया में एक मेरा भी चैनल है, जिससे कि आपका अगर सीटेट तैयारियाँ होता है तो डेफिनेट रूप से आपका स्तर काफ़ी बेटर भागेगा। ठीक है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट चाहता हूँ, रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ, रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें इस वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और नए हैं तो एक बार शेयर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगा बजा लीजिए, सीटेट का भी घंटी आपका बज जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।